Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि नेपाल को अपनी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मिल चुकी है। दैट इज सुशीला कार्की जी। ये नेपाल की नई प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अब दोस्तों पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट हुआ, जो जेनजी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता था नेपाल के अंदर, थोड़ा सा वहाँ पे अब शांति आती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब जब नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं तो अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है कि आगे और यहाँ पे शांति हो पाए। ये जो पिछले कुछ दिनों के अंदर वॉयलेंस बहुत ज़्यादा स्तर के ऊपर देखने को मिला, उसको यहाँ पे टैकल किया जा पाए। साथ ही साथ आप ध्यान में रखिएगा कि ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। बेसिकली इनका काम ये रहेगा कि जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे ठीक किया जाए, और जो अगले इलेक्शंस होंगे वो मार्च में होंगे। 5 मार्च 2026 में फ्रेश इलेक्शंस होंगे। फिर उस टाइम चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्शन के बाद नई कैबिनेट यहाँ पे चुनी जाएगी। तो अभी क्या होगा, अभी ये खुद की अपनी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कैबिनेट की अपॉइंटमेंट करेंगी, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगी, प्लस साथ ही साथ जो पिछले दिनों में वायलेंस हुआ उसमें काफ़ी सारे बच्चों को मारा गया, अब उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करवाना, वो सारी भी इनकी ही जिम्मेदारी यहाँ पे रहने वाली है। अब दोस्तों एक बात आप नोटिस कर सकते हो कि इन्होंने ना जो पढ़ाई करी है वो भारत से ही करी है। दरअसल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो BHU है ना, वहाँ से इन्होंने मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस के अंदर यहाँ पे प्राप्त करी है। एंड बाद में लॉ डिग्री इनको यहाँ पे इन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ली है। साथ ही साथ ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस रह चुकी है नेपाल की, राइट। एंड 73 ईयर ओल्ड हैं। एंड इनको काफ़ी ज़्यादा एंटी करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में जाना जाता है कि करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स यहाँ पे दिए हैं नेपाल के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं जो इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दोस्तों डेट है आज की 13 सितंबर 2025। एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि हिंदी दिवस 2025 हम सब लोग आज सेलिब्रेट करेंगे। एंड डेफिनेटली आप सब हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशंस को। एंड साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ इन सेलिब्रेशंस को। अब एक बात दोस्तों नोटिस करना, कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो था ज्ञान भारतम के बारे में। आई एम श्योर आप सबने इस टॉपिक को समझा होगा कि किस तरह से हम अपने जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है ना उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं। एंड प्रधानमंत्री जी का ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिशन देखने को मिल जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में हल्का सा एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रैक्टिकली थी। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, ठीक है, दरअसल में उन्होंने ये ज्ञान भारतम कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। एक्चुअली ही वॉज इनवाइटेड एज अ स्पीकर, और उसका रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करी थी। अब ये रिसर्च करने वाले और कोई नहीं, हमारे PW ओनली एस के जो फैकल्टी हैं, डॉक्टर देवेंद्र दुबे जी, ये वही थे। दरअसल में देवेंद्र सर ने अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र पे बहुत शानदार रिसर्च करी है। इनकी इनफैक्ट आप डॉक्टर देवेंद्र दुबे इनको यहाँ पे बोलना चाहिए क्योंकि ये PhD हैं सर। तो इनको ने बहुत जो रिसर्च थी, इस रिसर्च को प्रेजेंट किया इन्होंने यहाँ पे, अपनी फाइंडिंग्स यहाँ पे दिखाई, क्या क्या उनका रिसर्च वर्क था। तो ज्ञान भारतम के अंदर सर को भी इनवाइट किया गया था एज अ स्पीकर। एंड सर ने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट वाला जो मिशन है ना, ज्ञान भारतम मिशन, ये कहीं ना कहीं यही कोशिश करता है कि जो भी हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स रहे हैं, उनके ऊपर इंपॉर्टेंट जो नॉलेज रही है, उनको हम यहाँ पे आने वाले पीढ़ी तक यहाँ पे लेके जाएं, उनको हम प्रिजर्व करें। एंड थैंक यू सो मच देवेंद्र सर कि आपने भारत की इस नॉलेज को प्रिजर्व करने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है। अब थोड़ा समझते हैं। देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ये वर्ड देखो ना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब होता है एक रेंज। थोड़ा मैं समझाता हूँ। होता पता क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट कंडीशन है। अब इसमें एक इंसान किस तरह से कम्युनिकेट करता है, बातचीत कैसे करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे वो बिहेव करता है, वो चीज़ें बदल जाती हैं। अब बदलने के तरीके अलग हो सकते हैं, किसी में थोड़ा बदलाव होता है, किसी में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बातचीत करने में बड़ी ही ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार सामने वाले के साथ वो बिल्कुल भी आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर सकते, फेशियल एक्सप्रेशन उनके बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि
सेम वही रिपीट काम वो उनको पसंद आता है कि मान लो आज दाल रोटी खानी है तो उनको दाल रोटी के अलावा और कुछ चीज़ पसंद ही नहीं आती, सेम खाना उनको रोज़ चाहिए, सेम टाइम उनको कोई काम होना चाहिए तो सेम टाइम पे होना चाहिए। थोड़ा सा भी चीज़ें बदलती हैं, थोड़ा भी चीज़ों में बदलाव आता है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट यहाँ पे हो जाती है। कई बार वो आवाज़ सुनते हैं और हल्की सी तेज़ आवाज़ आती है तो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि इसमें लोगों के कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत शानदार स्किल्स हो जाते हैं, पर बाकी स्किल्स उनके खत्म हो जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि कोई इंसान हो, जिसको ना मैथ्स बहुत शानदार आता हो। बहुत शानदार मतलब बहुत ही बढ़िया। जैसे मान लो कि कोई नंबर लिख दिया 598968, इसको मल्टीप्लाई करो 58204। अब ऐसे बड़ा-सा नंबर दे दिया। अब ये बंदा शायद 5 सेकंड में इसका आंसर बता देगा। क्योंकि इसका ये स्किल पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा हो गया। पर जो बाकी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल उसकी खत्म हो जाएँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको बोल दे कि भाई एक इंसान को तुम्हें हेलो बोलना है, तो ये हेलो नहीं बोल पाएगा, पर ये इसका आंसर 10 सेकंड में निकाल देगा। ठीक है ना? तो डेली कम्युनिकेशन के अंदर बड़ी दिक्कत आती है, रूटीन मैनेज करने के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, राइट? कई बार बातचीत करने में दिक्कत आती है। कइयों को इतना भी होता है, कइयों को डेली लिविंग के अंदर कइयों को मदद भी चाहिए होती है, कइयों को हो सकता है नहीं भी चाहिए हो, क्योंकि ये ना स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबको ये सेम तरह से इम्पैक्ट करती है, ये अलग-अलग तरह से इम्पैक्ट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या इसका कोई तरीका है निकालने का? ब्लड टेस्ट से पता लग जाएगा कि मुझे एएसडी है या नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये बिहेवियर ऑब्जर्व करके ही यहाँ पे होता है, या फिर आप इंटरव्यूज़ वगैरह दोगे तब जाके पता लगेगा कि हाँ, केयर गिवर जो इंटरव्यूज़ होते हैं उससे आइडिया लगता है कि किसी बंदे को एएसडी है या नहीं है। अब ध्यान रखना, इसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है ऑटिज़्म का। पर अगर हम समय के ऊपर अर्ली इंटरवेंशंस करें, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों को स्पीच थेरेपी दें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, एजुकेशन इस तरह से दें कि उनको ये चीज़ें दी पाएँ, प्लस सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दें, बातचीत कैसे करनी है, कन्वर्सेशन कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें अगर हम उनको समय के ऊपर देंगे, तो ये सारी चीज़ें एएसडी के रिगार्डिंग कम होती हैं। तो डब्ल्यूएचओ का ऐसा मानना है कि 2012 में लगभग ये नंबर्स हमारे 0.62% थे, अब ये बढ़कर लगभग 1% हो गए हैं। यानी कि दुनिया में लगभग 1% बच्चे ऐसे हैं जिनको एएसडी, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ध्यान रखिएगा, ये एक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट कंडीशन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, समुद्र प्रदक्षिणा। इसको हम ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखो यहाँ पर ना आप देख पा रहे होंगे त्रिवेणी। त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी दरअसल में व्हीकल का नाम है, इंडियन आर्मी सेलिंग व्हीकल त्रिवेणी। ठीक है? अब ये जो व्हीकल है, इसके ऊपर ऑल वुमेन आपको देखने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर त्रिवेणी के ऊपर टोटल आपको जो महिलाएं ही होंगी, और उसमें उन महिलाओं में कौन कौन होंगे? हमारे तीनों फोर्सेस, हमारी आर्मी भी, हमारी नेवी भी और आपके एयरफोर्स भी। तो आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सरकम नेविगेशन एक्सपीडिशन है। ये क्या करेंगी? दरअसल में बहुत लंबा डिस्टेंस इनको यहाँ पे इस तरह से मूव करना है। लगभग आप कह सकते हो 26,000 नॉटिकल माइल्स ये कवर करेंगी अगले 9 मंथ्स से। ठीक है ना? तो टोटल 10 ऐसी महिलाएं होंगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से, जो इस पर्टिकुलर व्हीकल के थ्रू यहाँ पे सरकम नेविगेट करेंगी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको यहाँ पे क्लियरली पता होनी चाहिए। सर ये कौन कौन सी लोकेशंस हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ। 2 लोकेशंस तो आपको ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखनी है। देखो मैं आपको यहाँ पे नोट करवाता हूँ। एक आपके सामने केप लोविन है, ठीक है ना? और दूसरा है आपका यहाँ पे फ्रीमेंटल, ठीक है? ये दोनों जो लोकेशंस हैं ये आपको ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको देखने को मिलेंगी इधर, ठीक है? फिर उसके बाद ये मूव करेंगी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आपका लाइटलटन है, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाएगा। उसके बाद आप नोटिस कर पाओगे चिली के अंदर आपको यहाँ पे केप हॉर्न देखने को मिल जाएगा, और चिली के बगल में ही आपको यहाँ पे जो फॉकलैंड आइलैंड्स देखने को मिलते हैं ना, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा एक ड्रेक पैसेज आता है। ड्रेक पैसेज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग आपको रूट है, तो ड्रेक पैसेज को भी दरअसल में क्रॉस करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको केप ऑफ गुड होप आपको देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे। लास्ट में साउथ अफ्रीका है, केप टाउन हो गया, एंड फिर इस तरह से मूव करते वापस भारत। तो ये 26,000 नॉटिकल माइल का पूरा पूरा रास्ता आपका बनता है। तो लोकेशंस मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ पोर्ट कॉल्स हो गए, ठीक है ना? जैसे मैंने बता दिया ये फ्रीमेंटल आपका ऑस्ट्रेलिया, लिटलटन जो आपका ये न्यूजीलैंड में हो जाएगा, पोर्ट स्टैनली हो गया, एंड केप टाउन हो गया, एंड सिमिलरली
केप लुईविन ऑस्ट्रेलिया, आपका केप हॉर्न, केप ऑफ गुड होप, ये सारे, केप हॉर्न आपका चिली में हो गया एंड केप ऑफ गुड होप आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो उस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे कवरेज होगा और पहली बार हो रहा है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरह से समुद्र प्रदक्षिणा को यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है एंड इट इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन। तो हमारी जो नारी शक्ति है उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को हम यहाँ पे एडवांस कर रहे हैं, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, ये जो आपका त्रिवेणी है, जो इंडियन आर्मी सेलिंग व्हीकल है, ये पूरी तरह से इंडिजिनसली यहाँ पे डेवलप यहाँ पे किया गया है। तो इनका पर्पस क्या होगा, करना क्या है इस तरह से चल के, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च करी जाएगी माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर और मेरीन बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोग जानते होंगे जो माइक्रोप्लास्टिक होती है, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक के छोटे छोटे आपके टुकड़े देखने को मिलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी एक्वेटिक लाइफ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वो एंटर कर जाती हैं उनकी बॉडी के अंदर एंड उनसे उनकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज SAGEX 2025। अब इसको अंडरस्टैंड करना, इट स्टैंड्स फॉर सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2025। अब देखो, हो कहाँ रहा है ये हो आपका जदा सऊदी अरेबिया में हो रहा है, पर इसको करवा कौन रहा है, भारत। दरअसल में ये सारा चीज़ भारत ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। होता पता क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे इंडिया में GJEPC जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलती है। दरअसल में ये जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमारी भारत की प्रीमियर बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। इसको 1966 में स्टैब्लिश किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका काम देखो यही है, जेम एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को यहाँ पे बढ़ाना। आप नोटिस कर सकते हो 2024-25 के अंदर हमने $32 बिलियन के जेम और ज्वेलरी को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। हर साल हम रफली 1 बिलियन डायमंड्स को प्रोसेस करते हैं एंड इसलिए हमारा यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू के अंदर 65% भारत ही यहाँ पे कमांड करता है। FDI इनफ्लो भी अच्छा खासा आता है, 315% इंक्रीज हुआ 2024-25 के अंदर एंड 50 बिलियन टोटल FDI भारत के अंदर आया बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर। अब हमारा यही जो GJEPC था ना, तो वो क्या कर रहा है, वो इस पर्टिकुलर एक्सपोजिशन को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा रहा है। इससे पता क्या होगा, भारत और सऊदी अरेबिया के जो ट्रेड के रिश्ते होंगे वो बेहतर हो पाएंगे, प्लस गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज के अंदर आपका ज्वेलरी मार्केट में भारत का जो रोल है वो और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी खासी यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश है एंड सऊदी अरेबिया भी ग्लोबल ज्वेलरी वैल्यू चेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट हब फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि इंडिया यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है IIM अहमदाबाद दुबई के बारे में। मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। थोड़े दिन पहले ना हमने NIRF रैंकिंग्स के बारे में डिस्कशन किया था कि अलग अलग सेक्टर्स में कैसे रैंकिंग्स हैं, जैसे IIT मद्रास हमने देखा किस तरह से टॉप पे हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट में कौन सा हमारा इंस्टीट्यूशन सबसे बढ़िया है, तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, IIM अहमदाबाद। ठीक है, हमेशा टॉप पे रहा है IIM अहमदाबाद जो है, और मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही शानदार ये परफॉर्म कर रहा है। अब IIM अहमदाबाद ने क्या किया है, IIM अहमदाबाद ने अपना पहला इंटरनेशनल एक्सटेंशन किया है। कहाँ पर, दुबई के अंदर। दुबई के अंदर IIM अहमदाबाद ने अपना कैंपस ओपन किया है और ये पहला ओवरसीज कैंपस होगा IIM अहमदाबाद का। और इसको दरअसल में इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई के द्वारा। तो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे भारत ने दुबई के साथ और भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और CBSE स्कूल्स का इंटीग्रेशन किया है UAE के अंदर। प्लस कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में। तो जो 12 CBSE स्कूल्स के अंदर आपके अटल टिंकरिंग लैब्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वहाँ के बच्चों तक पहुँच पाए, वो हमने कोशिश करी है। तो इस तरह से IIM अहमदाबाद का भी एक्सटेंशन होना, ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में हायर एजुकेशन रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाएगा, जॉइंट रिसर्च हमारी इंक्रीज होगी एंड इस तरह से वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट एजुकेशन हम दुनिया भर के अंदर हम पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये स्टेप आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टेहरी लेक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस पर्टिकुलर डैम के बारे में, टेहरी डैम और लेक के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल में आप टेहरी लेक की अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस करिएगा कि ये एक मैन मेड लेक आपको देखने को मिल जाती है, जो कि टेहरी डैम के द्वारा क्रिएट करी गई है। दरअसल में ना आप नोटिस करते हो, गंगा नदी के बारे में हम सबने पढ़ा हुआ है,
और भागीरथी रिवर के बारे में आप जानते होंगे। दरअसल में भागीरथी नदी के ऊपर ही आपका ये डैम जो है ना, टिहरी डैम, वो कंस्ट्रक्ट किया गया है उत्तराखंड के अंदर ही। तो टेढ़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये डैम आपको देखने को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली जो लेक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए, इको टूरिज्म के लिए, राइट। बाकी देखो, डैम की वजह से इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई, ये सब तो होता ही होता है। अब थोड़ा सा ना, उत्तराखंड आप जानते हो थोड़ा सेंसिटिव एरिया तो है, ठीक है। तो टूरिज्म को बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे डिजास्टर्स हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं उत्तराखंड के अंदर। इसीलिए अब हम ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, टेरी लेक प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर होगा? सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर। देखो, उत्तराखंड का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। इसीलिए हमारा फोकस होगा सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर। तो आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरह के बढ़िया बढ़िया शानदार इस तरह से आपके टूरिज्म प्लेसेस आपके यहाँ पे बनेंगी, जहाँ पे लोग रह पाएंगे। तो इससे इस तरह से और भी बहुत सारे काम होंगे। तो ऐसे बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम रफली 87,000 रेजिडेंट्स को यहाँ पे मदद करेंगे, एंड 2.7 मिलियन विजिटर्स को यहाँ पे मदद होगी। और साथ ही साथ हम देखो, टूरिज्म तो होगा ही, पर जो फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी है ना, उसको भी हम यहाँ पे सेफ गार्ड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान में रख सकते हो कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पैसा चाहिए ना भाई, बिना पैसे के कैसे बनेगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 126 मिलियन डॉलर की यहाँ पे फंडिंग देगा। हमारी उत्तराखंड जो सरकार है इसको इम्प्लीमेंट करेगी, एंड उत्तराखंड को हम भारत के अंदर एक बहुत ही शानदार ऑल वेदर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर के ऊपर हम इसको प्रमोट करेंगे। और सस्टेनेबल टूरिज्म का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हमारे सामने आएगा। लोगों को भी रोजगार मिलेंगे, जो लोकल होंगे उनको। तो इस तरह से अच्छे से टूरिज्म प्लानिंग और रेजिलियंस के ऊपर फोकस रहेगा। बाकी महिलाएं, युवा, एमएसएमईज, इनको भी यहाँ पे मदद मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारे जैसे वुमन लेड डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी पार्टिसिपेशन जो होगा आपके सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, यूनिवर्सल असिस्टेंट का, उनमें भी यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लोकल लोगों का यहाँ पे रहने जा रहा है। तो ये है आपका टिहरी लेक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे? गोवा में। गोवा का अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना थोड़ा सा न्यूज़ में चल रही है कुछ टाइम से। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। हुआ पता क्या है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने के प्रपोजल आए हुए हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि जब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और कुछ आसपास के एरियाज को मिला के टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे होंगे जिनको डिस्प्लेस किया जाएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगी। तो लैंड जो थी वो यहाँ पे काफ़ी लोगों से स्नैच हो जाएगी, उनसे दूर चली जाएगी। अब इस वजह से ये मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है गोवा गवर्नमेंट को कि अभी के लिए आप स्टेटस को मेंटेन करिए, अभी कुछ बदलाव मत करिए, अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वैसे ही रहने दीजिए। हम एक काम करेंगे, एक पर्टिकुलर कमेटी है, मतलब एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, हम यहाँ पे एक एक्सपर्ट बॉडी होगी, वो एक्सपर्ट बॉडी बॉडी जो है वो अपनी रिसर्च करेगी, वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या आगे इसको टाइगर रिजर्व बनाना है या नहीं बनाना। तो ये तो बात है करंट अफेयर्स की। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो 1999 के अंदर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया था, और इसमें आपको मेजरली मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये सेक्रेड ग्रोव्स के लिए भी जाना जाता है। सेक्रेड ग्रोव्स होता है कि जैसे वहाँ के लोकल लोग, ट्राइबल लोग जो होते हैं, वो इन पेड़ों को पूजते हैं, राइट। उनमें मानते हैं कि इनमें किसी डीटी का निवास है, एंड दैट इज हाउ वो यहाँ पे इनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा स्पीशीज आपको फ्लावरिंग प्लांट्स की देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट जो यूनिक एवरग्रीन अशोका ट्री है, सैफरन कलर फ्लावर्स वाला, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत शानदार है, जैसे इंडियन गौर, बार्किंग डियर, सांबर डियर, सिवेट कैट हो गया, वाइल्ड बियर बोर हो गया। इवन इसके अलावा टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, स्लॉथ बियर, ये सब भी देखने को मिल जाएंगे। बर्ड स्पीशीज भी 255 से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन आपके जो 4 बिग वेनम स्नेक्स जो हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था, कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, ये सब भी हैं। इसके अलावा किंग कोबरा, मालाबार पिट वाइपर हो गया, पाइथन हो गया, ये देखने को मिल जाएंगे।
एंड एम्फीबियंस भी, बटरफ्लाइज भी, बहुत अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है। तो ध्यान में क्या रखना है आपको कि गोवा के अंदर ही एकमात्र सैंचुरी है जहाँ टाइगर की प्रेजेंस है। एंड गोवा की सबसे 3 इंपॉर्टेंट या हाईएस्ट पीक्स जो हैं, सोमसोगोड, तलवचे सडा एंड वगेरी, ये तीनों हाईएस्ट पीक जो है गोवा की, वो आपको इसी महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। बात रही दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में। तो यस, ये पहले सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। आदि संस्कृति की बात करें तो ये बिल्कुल, ये दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है ना, अटल इनोवेशन मिशन कौन सा इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट करता है, तो इसका आंसर है आपका नीति आयोग। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं है, नीति आयोग इसका आंसर होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।